नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सबसे पहले बात राजस्थान की। पहली सुर्खी राजस्थान से है। यहाँ सब सियासी संकटों और संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर लक्ष्मी पंत जी। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले भी आप नेता नगरी में आ चुके हैं, एक बार फिर से स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार। अशोक गहलोत सब विधायकों को लेके राज्यपाल कलराज मिश्र के पास पहुंच गए हैं, फ्लोर टेस्ट पर जोर डाल रहे हैं। क्या अब अशोक गहलोत की रणनीति ये है कि जो विप के नियम को लेकर एक लूपहोल निकाला गया है कि क्या सदन नहीं चल रहा है तब भी विप जारी की जा सकती है, तो सदन बुलाया जाए, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए फिर से विप जारी की जाए, और इस बार सचिन पायलट और उनके अलावा जो 18 विधायक यदि वो विप का उल्लंघन करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई करने का केस मजबूत हो जाए। क्या ये है गहलोत की रणनीति? देखो, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आज की राजस्थान की तस्वीर आपको बताना चाहता हूँ जी। और इसके लिए मुन्नवर राणा का की 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है जी। वो कहते हैं कि भाई बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर वक्त खतरे में रहती है। राजस्थान में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासत की सबसे ऊंची इमारत पर बैठे हुए हैं और हाईकोर्ट का जो आज जो फैसला आया पायलट गुट के पक्ष में आया है, तो उनकी जो इमारत है वो आज खतरे में है, संकट में है, इसीलिए वो राज्यपाल के पास गए हैं। जहां तक आपके सवाल का जवाब है कि वो राज्यपाल के पास क्यों गए हैं, विधानसभा सत्र अभी तक क्यों नहीं बुला पा रहे हैं राज्यपाल, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी आज के नंबरों का जो गणित है उसमें बहुत मार्जिन है। 200 विधानसभा की सीट है हमारे पास, जिसमें से गहलोत के पक्ष में अभी सिर्फ 101 नंबर दिख रहे हैं। ये 101 नंबर में सीपी जोशी भी शामिल हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये जो नंबरों का जो गणित है वो बहुत ताकत के साथ गहलोत को ये नहीं कहना, मतलब कहने को विवश कहने की प्रहार दे रहा है कि भाई आप, वो जिस तरीके उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से कहा कि भाई आप जो है विधानसभा सत्र बुलाइए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा हम कोरोना की भी चर्चा करना चाहते हैं, हम जो है जो राजस्थान में जो आर्थिक संकट चल रहा है उसको भी चर्चा करना चाहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा सिर्फ कि भाई हम सिर्फ और बहुमत के लिए विधानसभा बुलाना चाहते हैं, उन्होंने इतनी खिचड़ी इस विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए इतनी खिचड़ी पकाई है। इससे ये साफ मैसेज है कि वो उनको लगता है कि अभी उनके पास उतने नंबर नहीं है और वो सिर्फ राज्यपाल पर निशाना साधना चाहते हैं कि राज्यपाल सत्र नहीं बुलाना चाहते हैं। राज्यपाल ने आज स्पष्ट किया, उन्होंने बयान जारी किया अभी राज्यपाल ने कि भाई कम से कम जो 9 विधायक हैं राजस्थान में उनको कोरोना है इस वक्त। उनका कहना है कि भाई हम ऐसी स्थिति में हम कैसे विधानसभा सत्र बुला सकते हैं। इस बयान के जवाब में जो हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा, उनका दूसरा बयान आया कि हम सारे के सारे 200 विधायक कोरोना टेस्ट करने को तैयार हैं, उसके बाद आप विधानसभा बुला लीजिए। तो जिस तरीके की स्थिति इस पर राजस्थान में बनी हुई है, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान पहली बार सियासत के सबसे मुश्किल दौर में है, सबसे मुश्किल दौर में है। और जो जादूगर कहे जाते हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, पहली बार उनको लग रहा है कि पायलट ने उनको पटकनी देनी, भले पटकनी नहीं दी है तो उनको सीधी टक्कर दी है, तो बेचैनी है और ये बेचैनी उनकी भाषा पर भी दिखती है। आप देखिएगा जिस तरीके से वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पायलट को लेकर उनकी भाव भंगिमा जितनी आक्रामक है, जितनी वो प्रहार कर रहे हैं, और आज तो उन्होंने नालायक निकम्मा सब पायलट को बोल दिया, लेकिन आज उनकी भाव भंगिमा राज्यपाल को लेकर भी बदली हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल विधानसभा सत्र नहीं बुलाते हैं तो अगर राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी और राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्टेट का मुखिया अगर इस तरीके के बयान देता है तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर कैसी बेचैनी और कैसी छटपटाहट है। राजदीप जी, शुरुआत में ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा चल रहा था जिसका बीजेपी फायदा उठाना चाहती थी, जैसे हर दूसरी पार्टी उठाना चाहेगी जो सत्ता में आना चाहती है। लेकिन अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े से कहीं ज्यादा मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत पार्टी बने, फिर ईडी, फिर इधर राजस्थान सरकार की तरफ से शेखावत के खिलाफ एफआईआर हो रही हैं,
गहलोत के भाई पर जांच हो रही है। अब ये लग रहा है कि बीजेपी बनाम अशोक गहलोत हो गया है। आपको दिल्ली से क्या खबर है? देखिए, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये बीजेपी बनाम अशोक गहलोत है। बीजेपी बनाम अशोक गहलोत बनने की तरफ जा रहा है और अशोक गहलोत भी बनाना चाहते हैं। अशोक गहलोत ये दिखाना चाहते हैं कि मैं एक तरह से सेंटर को टक्कर दे रहा हूं, मुझे उतनी क्षमता है कि मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टक्कर दे सकता हूं। तो उस और अग्रसर हो रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक संवैधानिक संकट भी आ गया है। आज की तारीख में एंटी डिफेक्शन लॉ पर स्पीकर के क्या अधिकार होते हैं, कब स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। पहले हाई कोर्ट तक सीमित था, अब उसमें फिर एसओजी जो है, जो वहां की पुलिस फोर्स है, क्या वो दिल्ली आकर किसी केंद्र मंत्री को इन्वेस्टिगेट कर सकती है या नहीं, इस पर सवाल है। क्योंकि वहां से गृह मंत्रालय भी पूछ रहा है किस अधिकार पे आपने लोगों के फोन कन्वर्सेशंस को टैप किया। तो देखिए, ये एक तरह से सेंटर वर्सेस स्टेट बन रहा है। आप कह रहे हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मैं कह रहा हूं सेंटर वर्सेस स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच में। और कहीं ना कहीं ये अभी भी एक लेवल पर पायलट वर्सेस गहलोत है। मैंने अभी भी कुछ मिनटों पहले इस प्रोग्राम के एक पायलट के नजदीकी से बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी जो याचिका है, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, हम बार बार कह रहे हैं हम कांग्रेसी हैं, हम कहीं अभी तक ये नहीं कह रहे कि हम कांग्रेसी नहीं है। एक तरह से एक वो लड़ाई है कि सचिन पायलट की जो लड़ाई है वो अपनी जगह है। वो चाहते हैं तख्ता पलट, वो चाहते हैं फिर बीजेपी बाद की बात है, इस समय वो चाहते हैं गहलोत को निकाले। गहलोत ने तय किया है, जैसे अभी बताया गया, वो एक रीजनल सत्रप है। मैं मुकाबला करूंगा, पुराने जैसे करते थे। एक जमाने में बहुत कम नेता हुए हैं, लेकिन कुछ नेता हैं जिन्होंने कहा कि मैं इंदिरा गांधी को भी टक्कर दे सकता हूं। अब उसी तरह से अशोक गहलोत एक तरह से केंद्र को एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं मजबूत नेता हूं जयपुर में, यहाँ मेरा ये गढ़ है मेरा, मैं आपको यहाँ टक्कर दूंगा। तो उस और अग्रसर हो रहा है सेंटर वर्सेस स्टेट। और कौन जाने, अगर इसी तरह से हुआ तो कल गवर्नर्स रूल की नौबत भी आ सकती है। राजदीप जी, आप जो बात कह रहे हैं, लक्ष्मीपंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सचिन पायलट की रणनीति और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनका आज जो बयान है कि सचिन पायलट क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जैसे राजदीप ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि राष्ट्रपति शासन की, इस वक्त पिछले 4 दिनों से ब्यूरोक्रेसी में यही चर्चा चल रही है। मेरे कई अफसरों से बात हुई है, मेरी कई प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात हुई है, वो अफसर जो हमारे टच में है, पूरे सचिवालय के अंदर इस वक्त ये चल रहा है कि ये स्टेट राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से टकराव पैदा हो गया है, अब जिस तरीके से आज का जो बयान है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिस तरीके से उन्होंने राज्यपाल पर सीधा हमला किया है कि भाई हम राजभवन को घेर लेगी जनता, तो ये जो टकराव की स्थिति है। जहां तक आपने कहा कि भाई जो प्रदेश बीजेपी की क्या रणनीति राजस्थान में, तो बीजेपी तो पिछले 10 दिनों से ये कह रही है कि अगर पायलट गुट अलग हो जाता है, उसके बाद नंबर आ जाते हैं, तो बाहर से समर्थन देने को तैयार है, उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। राजीव जी ने कहा कि भाई ये स्टेट वर्सेस सेंटर की लड़ाई है। बिल्कुल, अशोक गहलोत इसको गहलोत वर्सेस अमित शाह की लड़ाई इसको बनाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी लड़ाई पायलट से नहीं है, मेरी लड़ाई अमित शाह से है। और यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें पार्ट है, इसमें इस पूरी लड़ाई के 4 महत्वपूर्ण किरदार हैं। एक अशोक गहलोत है, एक पायलट है, एक बीजेपी है और एक जांच एजेंसियां हैं। राजस्थान में इस वक्त जो लड़ाई जो चल रही है वो पायलट और गहलोत गुट के बीच तो चल रही है, ये गहलोत वर्सेस बीजेपी के बीच भी चल रही है। जो एक और लड़ाई है जो जांच एजेंसियों वर्सेस जांच एजेंसियां चल रही हैं, ईडी एंड इनकम टैक्स वर्सेस एसओजी। बिल्कुल। और इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि जांच एजेंसियां इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही है दोनों तरफ से। एसओजी और एसीबी जो पायलट गुट को नुकसान पहुंचाना चाहती है, जो बीजेपी गुट को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और जो ईडी और जो इनकम टैक्स है, और अब तो सीबीआई भी मैदान में आ गई है। एक पुराने मामले में कांग्रेस के एक विधायक की जांच के मामले में, जिनकी एक चूरू में एक मतलब जो थे पुलिस ऑफिसर थे, उनके आत्महत्या के मामले में। तो राजस्थान में जो इस पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो कई मोर्चों में लड़ाई जा रही है। जांच एजेंसियां वर्सेस जांच एजेंसियां हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, और सेंटर वर्सेस स्टेट है। एक चीज जो मैं आप दोनों से समझना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में अगर एंटी डिफेक्शन लॉ को आप सामने रखें तो किसी भी सूरत में पायलट गुट को मान्यता कैसे मिल सकती है?
नहीं, ये मान्यता का सवाल नहीं है, लेकिन मान्यता इस समय बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है पायलट को सपोर्ट देके? नहीं, एक मिनट, इस समय सचिन, वो बात की बात है। देखिए, सचिन पायलट की पहली लड़ाई क्या थी कि आप अशोक गहलोत को कमजोर करना है और उसके बाद अशोक गहलोत का तख्ता पलट करके किसी और को बनाए। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी। बीजेपी देख रही है, वेट एंड वॉच कर रही है, क्या एक ऐसा मौका आएगा जिसमें अशोक गहलोत अल्पमत में होते हैं, फिर हम अपना दावा रख सकते हैं। अब आप कहेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर कर फ्लोर टेस्ट हो, समझ लीजिए अगले हफ्ते फ्लोर टेस्ट होता और उस फ्लोर टेस्ट में 19 एमएलए जो है पायलट को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ जाते, तो वो 2/3 तो होते नहीं है, कांग्रेस संसदीय दल के 2/3 तो नहीं है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यही तो गहलोत चाहते थे। जब आज अशोक गहलोत दबाव बना रहे हैं, वो एक तरह चाहते हैं कि एक और मौका मिले जिसमें इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या कम से कम इन पर दबाव रखा जाए। देखिए, मुझे नहीं लगता, जैसे कहा गया कि अशोक गहलोत इस समय चाहते हैं कि सचिन पायलट ग्रुप के 3-4 विधायक उनकी तरफ आ जाए, उसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाए जिसमें उनको खतरा हो कि हमारी मेंबरशिप चली जाए। और इसीलिए वो कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट करो, गवर्नर से असेंबली सेशन करवाओ उनको। और एक बात, उनको जयपुर लेकर वापस ले आना चाहते हैं। जब तक वो दिल्ली में, हरियाणा में है, वो एक तरह से एसओजी की पकड़ इससे दूर है। जैसे ही वो जयपुर में आते हैं, फिर वो अशोक गहलोत उन पर ज्यादा दबाव डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह की राजनीति बहुत, मुझे नहीं लगता राजस्थान जैसे राज्य में हुई है। राजस्थान जैसे राज्य में 2 पार्टी सिस्टम थी, इस तरह की त्रिशंकु विधानसभा, किसी को जोड़ तोड़, ये राजस्थान की राजनीति में बहुत कम या शायद कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो दूसरे राज्यों में अब होने लगा है, खास करके मैंने कर्नाटक में देखा है पिछले कुछ सालों से, वो अब राजस्थान में आ गया है। फिर एंटी डिफेक्शन छोड़ो, लोग तैयार हो जाएंगे, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कांग्रेस को डिफीट कर लूंगा, गहलोत जी को हरा दूंगा, उसके बाद मेरी सदस्यता भी चली जाए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आजकल तैयार हो गए हैं चुनाव लड़ने। नहीं, सदस्यता चली जाए उसके बाद तो फिर वो लड़ जाएगा लक्ष्मण जी। नहीं, उस समय तो आप हरा देंगे हाउस पे। बिल्कुल सही, राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये लड़ाई तख्ता पलट की ही लड़ाई है। सबसे पायलट गुट का यही कहना है कि भाई नेतृत्व परिवर्तन चाहिए, हम कांग्रेस में रहना चाहते हैं, हम कांग्रेस के सदस्य हैं। आज भी जो एक मैसेज आया है पायलट गुट की तरफ से, वो यही आया है कि हमारी लड़ाई सिर्फ अशोक गहलोत के नेतृत्व को लेकर है, पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, उसमें ये मैसेज बिल्कुल ना जाए कि हम कोई पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंदर ये है कि एक और महत्वपूर्ण किरदार राजस्थान के अंदर है, वो है वसुंधरा राजे। आप बहुत हैरान होंगे कि इस वक्त जो बीजेपी के जो लोग हैं वो पायलट की तारीफ करते हैं और जो गहलोत गुट के जो लोग हैं वो वसुंधरा राजे की तारीफ करते हैं। तो दिक्कत ये पैदा हो गई है दोनों गुटों के अंदर कि जो 3 महीने पहले जो वसुंधरा को लेकर बहुत एग्रेसिव थे जो कांग्रेस के लोग, वो आज अचानक से उसके पक्ष में आ गए। तो ये मैसेज देना चाहते हैं, गहलोत साहब भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अंदर भी खतरा है और कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के अंदर बाड़ेबंदी की नौबत आ जाए। इस वक्त राजस्थान के अंदर जो आप सोचिएगा कि आप सोचिए कि एक गुफा यात्रा में से गुजर रहे हैं राजस्थान में। एक जो यहाँ के जो संविधान जो चुने हुए प्रतिनिधि में गुफा यात्रा में दोनों के, एक मानेसर में है और एक जयपुर के अंदर। इसका नुकसान जो राजस्थान में धीरे धीरे जो अभी जो राजदीप जी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। राजस्थान में एक सामाजिक डर विधायकों के अंदर भी हमेशा रहा है, वो डरते हैं, उनके अंदर एक है कि एक आंखों का डर है लोगों का कि इस तरह खरीद फरोख्त की राजनीति इस तरीके से या इस तरीके के आरोप कभी नहीं लगे। और इसकी वजह भी है कि यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है, ये पृथ्वीराज चौहान है, उनकी धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, एक उनके अंदर एक सोशल प्रेशर रहता है, तो स्विच करना, लॉयल्टी स्विच करना इतना इजी नहीं, इतना मूवेबल और न कभी आज तक हुआ है। तो इसीलिए ये पहली बार राजस्थान के लोग भी ये देख रहे हैं कि यार ये आखिर हो क्या रहा है और कंफ्यूज हैं। अगर आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो वो ये माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं इस मामले में, लेकिन इन दिनों जिस तरीके के उनके चेहरे में तनाव है दिखता है, जैसे आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तनाव भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको ये लग रहा है कि पहली बार कोई इस तरीके से उनके साथ हुआ, क्योंकि उनको भी अनुभव नहीं इस तरीके का कभी भी।
जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान के अपने जबकि पार्टी इससे भी ज्यादा थिन मेजोरिटी की उन्होंने सरकारें चलाई है एक बहुत। और इस बार एक अपडेट इस वक्त आ रहा है मेरे पास, इस वक्त जब हम और आप ये नेता नगरी शुक्रवार की दोपहर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो राजभवन के पार्क में कांग्रेस के विधायक बैठ गए हैं और राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास वो फोटो भी आ गए हैं, सब व्हाट्सएप में वो फोटो भी आए। लेकिन एक बात बड़ी है, देखिए पार्टी सिस्टम जो था, कुछ ऐसे राज्य थे जहां 2 पार्टी सिस्टम एक तरह से बन गया था और एक पार्टी से दूसरे पार्टी जाने के बहुत कम ऐसे अवसर आते थे। और नंबर 2 इसके साथ साथ कि दोनों पार्टी, विपक्ष और जो सत्ता पार्टी थी, उनके बीच जो आपसी संबंध थे बड़े अच्छे थे। आप देखेंगे तमिलनाडु नहीं है ये जहां करुणानिधि को जेल में डाला या जयललिता को जेल में डाला, या ममता या सीपीएम के बीच में जिस तरह से टक्कर हुआ करती थी बंगाल में। राजस्थान एक ऐसा राज्य था, मध्य प्रदेश, कुछ हद तक एक जमाने में महाराष्ट्र, गुजरात भी मोदी जी के आने के पहले, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच में संबंध बड़े अच्छे रहते थे। तो ये जो, इसलिए वसुंधरा और अशोक गहलोत जी के बीच में संबंध एक तरफ से बड़े अच्छे थे। आरोप चुनाव के टाइम पे भले ही लगाते थे, एक बार सत्ता में आए, उन आरोपों को जांच वगैरह नहीं होती थी इन राज्यों में, किसी को जेल डालने की कोई प्रक्रिया नहीं हुआ करती। अब क्या हुआ है, एक तनाव आ गया है राजनीति में राजस्थान के, और कहीं ना कहीं पायलट वर्सेस गहलोत, ये फाइट टू द फिनिश जिस तरह से बन रहा है, मुझे लगता है वो बहुत ही एक नई बात हो गई हमारे राजस्थान की जैसे राज्य की राजनीति में। अब आप उसे खतरनाक कहे या के, लेकिन एक बात है, पार्टी सिस्टम का देखिए ना, अगर समझ लीजिए ये 19 डिफेक्ट कर जाते हैं और फिर से चुनाव लड़ेंगे जैसे मध्य प्रदेश में आज हो रहा है, जैसे कर्नाटक में हुआ, तो फिर हमारे पार्टी सिस्टम रह क्या गई है। वी आर नॉट इवन, जैसे रामचंद्र गुहा ने कुछ दिनों पहले लिखा है, वी आर नॉट इवन इलेक्शन डेमोक्रेसी नाउ। यानी चुनाव को लेकर लोकतंत्र हुआ करता था, हम किसी को चुनते हैं, 5 साल वो विधायक होते हैं, असेंबली में जाते हैं, अब वो 1 साल बाद किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं, ये कैसे चलेगा। तो सौरभ, ये बड़ी पायलट गहलोत आते रहेंगे जाते रहेंगे। सवाल ये है कि अगर इसी तरह की राजनीति होनी है तो फिर हम चुनाव ही क्यों करें, चुनाव ही छोड़ दीजिए। ये सबसे बड़ी डरावनी बात है कि ये राजस्थान इज बिकमिंग एग्जांपल ऑफ कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह से बन रही है। लक्ष्मण जी, एक आखिरी सवाल बिफोर वी रैप अप दिस कन्वर्सेशन, व्हाट नेक्स्ट? मतलब आप इतने दशकों से राजस्थान की राजनीति को जयपुर में बैठकर देख रहे हैं, आपने इतने निजाम बदलते हुए देखे, इतने गुटों का उभार देखा, क्या ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं डिसाइसिव मोड़ है, डिसाइसिव चेंज है राजस्थान की पॉलिटिक्स में? आपने कहा कि पहले ये इस तरह की शिफ्टिंग नहीं होती थी, बाड़ेबंदी नहीं होती थी, अलायंस नहीं होते थे, क्या कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए राजस्थान की सियासत में बदल रहा है? और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीजेपी जो पिछले 1.5-2 बरस से अपनी लीडरशिप में एक बड़ा, जिसको हम टेक्टोनिक शिफ्ट बोलते हैं, आपकी ज्योग्राफी की बैकग्राउंड रही है, क्या बीजेपी उस जुगत में भी लगी है कि फॉर वंस एंड ऑल दे आर प्रोजेक्टिंग न्यू लीडरशिप, बी इट गजेंद्र सिंह शेखावत, बी इट सतीश पूनिया एंड अदर पीपल माइनस वसुंधरा? बिल्कुल, ये जो राजस्थान की राजनीति बहुत निर्णायक मोड़ पे है, बहुत मतलब आप एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रही है, और ये बहुत खतरनाक भी है, और बहुत, जैसे राजदीप ने कहा कि मतलब डेमोक्रेसी के लिए अब क्या भविष्य होगा, ये बहुत चिंताजनक है। लेकिन राजस्थान की राजनीति का जो एक अच्छा पक्ष ये भी है कि ये तुरंत बदलाव चाहते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि जो मतलब इस 2 पार्टी सिस्टम यहाँ पे हमेशा रहा है कि चुनाव के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थितियां बनने वाली है। अगर अशोक गहलोत को बहुमत मिल भी जाता है राजस्थान के अंदर, इसके बावजूद भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके पास जो नंबर है 1 से 2, 3 हो जाएंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नंबर होने वाला नहीं है उनके पास। इन नंबरों के साथ वो ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चला पाएंगे, और ये तय है कि राजस्थान के अंदर जो है अगले 6 महीनों में पूरा घटनाक्रम बदलने वाला है, पूरा सियासी परिदृश्य बदलने वाला है। जहां तक इस मामले का सवाल है, अभी भी राजस्थान की राजनीति के जो ताश के जो पत्ते हैं, उसमें कुछ जोकर और कुछ इक्के मौजूद हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। जब ये खुलेंगे तो आप देखेंगे अगले 4 दिनों के अंदर राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इसका एक बहुत मतलब ताजा मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि जो पायलट गुट के पास जो लोग हैं या गहलोत गुट के पास जो लोग हैं, यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में एक जाट राजनीति बहुत महत्वपूर्ण रखती है। पायलट गुट के पास जो लोग हैं वो जाटों के कुछ चेहरे उनके पास हैं, कुछ चेहरे जाटों के गहलोत साहब के पास हैं, लेकिन इन दोनों जाट गुटों के बीच में इन दोनों जबरदस्त संघर्ष चला राजस्थान के अंदर।
क्योंकि उनको ये लगता है कि एक गुट को ये लगता है कि जो मदेरणा थे, जो राजस्थान के बहुत बड़े जाट नेता थे, उनको उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए गहलोत ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके दिल में एक असर है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये गुट बहुत ज्यादा सक्रिय है। ऐसा माना जा रहा है कि जब विधानसभा सत्र के बीच में जब बहुमत परीक्षण की नौबत आएगी तो ये इक्के जो जोकर मैंने बजी चीजें खुलेंगे, और ये जब खुलेंगे तो बहुत सारी चीजें बदलाव भी ऐसा नहीं कि खुलते मतलब ये होना तय है, ये होगा, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि ये बदलाव तय है। राजस्थान की राजनीति, जहां तक बीजेपी का सवाल है, उसके बाद नंबर ही नहीं है, 72 उसके बाद कुल नंबर है इस वक्त, और 3 उसके बाद आरएलपी के जो लोग हैं 75 नंबर है उनके पास है। पायलट गुट के पास 19 नंबर है और 3 जो है उनके पास निर्दलीय, तो ये 22 की संख्या ये 97 के आसपास पहुंचती है। ये नंबर इतना मतलब बहुत महीन दीवार बहुमत की खिंची हुई है दोनों के बीच में। ये जो दीवारें जब ढहेंगी, ये दीवारें जिसके पार, इस दीवारों के उस पार जब नंबरों का गणित देखा जाएगा तो राजस्थान की राजनीति में हम बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ सौरभ, अगर मैं एक बात जोड़ूं, देखिए 22 साल हो गए जिसमें से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के अलावा और कोई नेता ही नहीं उभर कर आया मुख्यमंत्री की जगह पर। अभी ऐसे भी बहुत कम राज्य है, केवल 2 नेता इस तरह की ऑल्टरनेट राजनीति करते हैं, जिसमें जो लक्ष्मीकांत जी ने कहा बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं हम 2 पार्टी स्टेबल सिस्टम ऊपर से देखते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? अंदर ये हो रहा है कि आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से अपने आप को एक तरह से एक जाट नेता की तरह से, ही इज द कस्टोडियन ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा ही इज द कस्टोडियन ऑफ जाट वोट्स, तो इसीलिए वो वसुंधरा को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या हो रहा है कि आप देखिए कितने इंडिपेंडेंट्स चुनकर आए, कई उसमें से कांग्रेस के बागी थे। अब कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने उनको वहां रखा था सचिन पायलट को कमजोर कर। जो भी हो, राजस्थान की राजनीति में जमीन पर जाति को लेकर, पार्टी को लेकर, किसी एक व्यक्ति को लेकर एक उथल पुथल हो रही है। ऊपर से लगता है गहलोत बनाम, एक जमाने में गहलोत बनाम वसुंधरा था, फिर अब बन गया गहलोत वर्सेस पायलट। हम व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मुझे लगता है ऐसे राज्यों में लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं जमीनी बदलाव, और ये जमीनी बदलाव बहुत दिनों से नहीं हो पाया। और ऐसे राज्यों में जहां नहीं हो पाया है, लोग मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम एक ये जो 2 लीडर सिस्टम है या 2 पार्टी सिस्टम है, उसमें एक कहीं बदलाव लाया। बीजेपी को भी बदलना पड़ेगा, नई बीजेपी लानी पड़ेगी राजस्थान में, जिस तरह से कांग्रेस को पोस्ट गहलोत कांग्रेस की तरफ देखना ही पड़ेगा। बीजेपी का राजदीप, बीजेपी का जो रोड मैप है वो बहुत क्लियर है। आप कांग्रेस मुक्त भारत है, वो कांग्रेस मुक्त भारत है, और एक नहीं, अरे ये आप रैली के जुमले और प्लानिंग तो अलग अलग चीजें होती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने अपनी लीडरशिप पे राजस्थान में ऑलरेडी न सिर्फ काम किया बल्कि उनको इवॉल्व भी कर दिया। लक्ष्मीकांत जी, राजस्थान की नई लीडरशिप क्या है? इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो राजेश जी ने उठाया कि एक तीसरी ताकत का यहाँ पर बड़ा स्कोप है। इसके तो एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ। 13 निर्दलीय विधायक हैं किसी स्टेट में, आपने देखे 13 निर्दलीय विधायक, 3 आरएलपी के हैं, 16 विधायक हैं जो 3 अगर आरएलपी के हैं तो 13 निर्दलीय हैं, 16 विधायक हैं। 16 विधायक किसी भी सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो 6 महीने बाद या 8 महीने बाद राजस्थान की राजनीति में ये बदलाव दिखेगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगर बहुमत मिल भी जाता है गहलोत साहब को, बावजूद इसके चुनाव वापस जाएंगे। राजस्थान में अब मतलब लोकतंत्र की जो 2 पार्टी सिस्टम की नींव हिल चुकी है, और इसमें एक प्रतीक के तौर पर पायलट जरूर उभर रहे हैं, लेकिन जो चेहरों की जो राजनीति है वो बदलने वाली है। और इसका एक मुख्य, मैं आपको ये एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हुआ क्यों। गहलोत साहब ने सबके सामने बोला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 2 साल से मेरी और पायलट के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। अब आप देखिए कि पार्टी के अंदर एक कैसा संकट है। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर 2 डिप्टी सीएम और सीएम 2 महीने से बातचीत नहीं कर रहे हैं। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष 2 साल से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा श्रेय ये जाता है कि जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं राजस्थान के, जो बड़े बड़े दिल्ली से आते हैं, जो चुने प्रभारी हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? क्या वो इन दोनों के बीच उनकी क्या भूमिकाएं हैं? और दूसरी चीज राजदीप जी और लक्ष्मीकांत जी, दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस का जो सोकॉल्ड आला कमान है, अगर है ये वो आप देखिए पिछले 1 हफ्ते से क्या कर रहा है। मतलब वो तो कहीं मैदान नहीं, ये नहीं देखिए, ये बात मैं बड़ी बात कहने वाला था। देखिए, कांग्रेस का एक तरह से आप कह सकते हैं, कांग्रेस राजस्थान जैसे राज्य को
अपने आप को एक गढ़ मानती थी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की परसेंटेज चली गई 6-10 8-10% तक, लेकिन राजस्थान, महाराष्ट्र, इन राज्यों में कांग्रेस ऑलवेज प्लस 35%, 40% प्लस की पार्टी है। अब ऐसे राज्य में जहां आपका एक बेस है, वहां भी अगर आप दखल नहीं देंगे, वहां जो 18 महीनों से जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत में तनातनी चल रही थी, उसमें आप दखल अंदाजी नहीं देंगे, आप डिसिप्लिन एनफोर्स नहीं करेंगे, तो ये होना ही था। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में भी उथल पुथल जमीन पर है, लेकिन कांग्रेस में जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि ये पार्टी रहेगी नहीं रहेगी, ये बड़ा जो क्राइसिस पार्टी में, जो आईसीयू में कांग्रेस बैठी हुई है और हाई कमांड इतनी कमजोर हो गई है कि वो डिसिप्लिन भी नहीं कर पाती है, ये वजह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई यहां तक आ गई। नहीं तो वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाती। राजदीप जी, आप कह रहे हैं हाईकमान कमजोर हो गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाईकमान है कहाँ? अशोक गहलोत किसी हाईकमान की सुन नहीं रहे, सिर्फ इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हाईकमान जो तय, पायलट की हाईकमान सुन नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए सौरभ भाई, जब पहले इस तरह से कांग्रेस में हुआ करता था तो क्या होता था, दो व्यक्तियों के बीच में जब लड़ाई होती थी, तीसरा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता था। ये महाराष्ट्र में कई बार हुआ, वसंतदादा पाटिल हो एक तरफ या शरद पवार हो, कोई तीसरा व्यक्ति आप रखते थे। इंदिरा गांधी ने कई ऐसे रिमोट कंट्रोल, जो दोनों को स्वीकार हो, हाँ, जो या तो स्वीकार ना हो या कम से कम हाई कमांड को स्वीकार हो, ऐसे व्यक्ति को आप वहां रखते थे, जो आप एक तरह से वहां के दोनों नेताओं को एक मैसेज दे रहे थे। अब ये भी होता था राजदीप जी जब हाईकमांड पावरफुल होता था, अभी तो सही, वही तो है। आज कांग्रेस का हाईकमांड वो भी नहीं कर सकता है। आज अगर कांग्रेस का हाईकमांड अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली बुलाए, सोनिया गांधी के घर बुलाए 10 जनपद और कहे देखिए बहुत हो चुकी लड़ाई, हम किसी तीसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं, अरे वो कह ही नहीं सकते हैं। उतनी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी हुआ करती थी, राजनीतिक एक ताकत थी, वो भी नहीं है। राहुल गांधी अपने वीडियोस कर रहे हैं और मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बैठकर, घर में बैठकर ट्वीट कर रही है यूपी के बारे में, और सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा इस पूरे मामले पर। तो एक तरह से अहमद पटेल जी को कहा गया है आप ये क्राइसिस मैनेज कीजिए। अब अहमद पटेल जी को एक तरह से अशोक गहलोत के साथ जोड़ा जाता है, सचिन पायलट कह रहे हैं वो अशोक गहलोत के आदमी है। तो फिर ऐसी स्थिति में जहां आप सचिन पायलट को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, अशोक गहलोत को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो ये कांग्रेस की भी समस्या है। 20 साल पहले अगर इसी स्थिति होती तो कांग्रेस का कोई एक निर्णय, किसको आप भेजते हैं आज? केसी वेणुगोपाल। क्या आपको लगता है केसी वेणुगोपाल राजस्थान की राजनीति जानता है? वहां से राज्यसभा भले ही हो और राहुल गांधी का करीबी हो, कैन ही रिजॉल्व राजस्थान? ये जो व्यक्ति अजय माकन हो, रणदीप सुरजेवाला हो, अपने लेवल पर अच्छे स्पोक्स पर्सन हो गए, बट दे कैन नॉट सॉल्व राजस्थान क्राइसिस। अविनाश पांडे कहां? ये कांग्रेस की दुविधा है। कौन वो नेता है जो आज जाकर एक रूम में पायलट गहलोत को बिठाता है, कहता है बहुत हो चुका, अगर आपको रहना है रह जाइए, नहीं तो हम तीसरे व्यक्ति को बनाते हैं मुख्यमंत्री। सीपी जोशी बन जाते हैं कल, उनका भी सपना है कई सालों से। बिल्कुल बिल्कुल राजदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी लक्ष्मण जी, बिल्कुल राजदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर्यवेक्षक के नाम पर जो मतलब पैराशूटी पर्यवेक्षक जो आते हैं, उन्होंने राजस्थान की राजनीति को सबसे ज्यादा नुकसान किया है। बीजेपी बिल्कुल प्लानिंग से काम करे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पूरी पटकथा लिखी हुई है। 6 महीने पहले लगता है उन्होंने कोई पटकथा लिख दी थी, आज रोज उसमें नए नए किरदार सिर्फ जुड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। राजदीप जी बहुत पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन मतलब जो बीजेपी जिस प्लानिंग से काम कर रही है, बिल्कुल कांग्रेस के उस भविष्य को खत्म करना चाहती है जो आने वाले दिनों में बीजेपी को चुनौती दे सकती है। वो उस पूरे कांग्रेस के उन नेताओं को खत्म कर देना चाहती है जो उनको चुनौती दे सकते हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ज्योतिरादित्य चले गए और आज की डेट में वहां रोज कांग्रेस में भगदड़ मची है। रोज नया विधायक जो है बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है, वहां पर हर हफ्ते विधायक इस्तीफा दे रहा है। सही कह रहे हैं। पायलट जो है पायलट इस कड़ी का दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा इसमें दीपेंद्र हुड्डा हो सकते हैं, जतिन प्रसाद हो सकते हैं, मिलिंद देवड़ा हो सकते हैं, ये सारे कड़ी है। संकट ये खड़ा हो गया कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल राजदीप जी बहुत सही समझ रहे हैं कि वो एक मतलब वो एक ये समझ में नहीं आया वो किस एक सांस्कृतिक थकान के दौर से गुजर रही है। वो मतलब एक अतीत जीवी हो गई है, उसको लगता है कि जो चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। गांव देहात में नहीं होते थे, पुराने जमींदार हैं, अब हाथी नहीं बचा खूंटा बचा है और बस कहानियां पे बैठे। साहब हमारे दादाजी के यहाँ तो 4 हाथी बंधे रहते थे, अब खूंटे से। किसी ने, एक कांग्रेस के मिडिल लेवल नेता ने कहा मुझे कि उन्होंने ये बात रखी जो आप कह रहे हैं कि कुछ तो करिए,
तो एक सीनियर नेता ने कहा जिनको जाना है वो जाने दीजिए, हम विचारधारा पर लड़ेंगे। अरे कांग्रेस कहाँ इतने सालों की विचारधारा की पार्टी है? कांग्रेस सत्ता की पार्टी है। कांग्रेस जानती है सत्ता का कैसे अच्छा या बुरा उपयोग करना है। लेकिन कांग्रेस जो है वो आज कह रही है एनजीओ की तरह हम विचारधारा की, अच्छा है विचारधारा चाहिए आपको, बट बगैर सत्ता क्या करोगे? आज की तारीख में मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, कहीं कांग्रेस ने उस कम से कम ये तो मानना पड़ेगा अशोक गहलोत के लिए, इसीलिए अशोक गहलोत ने कहा मैं लड़ता हूं। एक मानना पड़ेगा उस व्यक्ति ने कि उसने कहा चलो मैं टक्कर देता हूं अमित शाह। अरे तो कोई ऐसी सत्ता थोड़ी ना गंवा देगा, 12 साल का मुख्यमंत्री है। नहीं, पर वो कोशिश तो कर रहा है, कम से कम उस आदमी मैंने ने कहा उसने उतना दम तो दिखाया कि मैं, अगर उतना दम अगर कांग्रेस का हाई कमांड दिखाता तो गहलोत की सरकार 100% बचती। यूं होता तो क्या होता। चलिए राजदीप जी, समय नहीं, एक मिनट, आपको जी। लगता है कि सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा को मालूम नहीं है कि सचिन पायलट कहाँ रह रहा है दिल्ली में? जाइए उसके घर, बैठिए उसके साथ, बात कर लिए, खत्म करिए। ये क्या है कि सचिन को हमारे घर आना है? हिमालयन ईगो का क्या होगा कि हम आला कपड़े लोग हमारे पास चल के आते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। इफ यू वांट टू सेव योर गवर्नमेंट, अगर आप अपनी सरकार वाकई बचाना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सही कहा लक्ष्मी जी ने कि बीजेपी प्लानिंग से चलती है हर चीज पर, राज्यसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बड़े प्लानिंग से चलती है। अभी येडियुरप्पा की सरकार है वहां कर्नाटक, बीजेपी अभी भी प्लान कर रही है पोस्ट येडियुरप्पा सिनेरियो क्या होगा वहां, ये प्लानिंग चल रही है वहां। और यहाँ राजस्थान में कांग्रेस ये भी नहीं तय कर पा रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का ये जो झगड़ा है उसे कैसे सुलझाया जाए, और 24 महीनों से यही स्थिति है वहां। और बिल्कुल सही राजदीप कहा है, राजदीप जी बिल्कुल सही कहा कि गहलोत को आलाकमान ने यहाँ अकेला छोड़ दिया, आप लड़िए। बताए वो व्यक्ति अकेला कोई कहाँ है? बातचीत होती रहेगी। आप लोग, राजदीप जी समय की कमी है, मैं आपको रोकूंगा जैसे आप अपने गेस्ट को रोकते हैं टीवी शो में। कम से कम लड़ रहे हैं, कम से कम लड़ रहे हैं। राजदीप जी समय की कमी, हे भगवान, आप कैसे अपने उनको पैनलिस्ट को रोकते हैं? आप डांटते हैं उनको अपने टीवी शो में राजदीप जी? नहीं, मैं पैनलिस्ट को डांटता नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम समय की कमी है। सर एक लास्ट पॉइंट, शरद पवार महाराष्ट्र में जब चुनाव लड़े, आप जानते हैं लास्ट तक वही, आज अगर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सरकार है, किसकी वजह से? उस एक आदमी से। और जो संजय राउत वगैरह थे वो फाइट करने के लिए तैयार थे, कोई कांग्रेस नेता तो नहीं था उसमें, वो तो सब बाहर रहे। अब सत्ता की मलाई लेना चाहते हैं वहां महाराष्ट्र में। अब राजस्थान में अगर आपको सरकार बचानी है तो फाइट करिए। कम से कम अहमद पटेल जो है, भले ही उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती, या अशोक गहलोत जो है वो लड़ तो रहे हैं, कोई तो लड़ रहा है। बाकी आपको लगता है कि केसी वेणुगोपाल कैन रियली कंट्रोल राजस्थान? क्या है, कहां आप केसी वेणुगोपाल को वहां भेज रहे हैं टू क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए? क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए वाकई जिसकी पॉलिटिकल छप्पन की छाती हो। बिल्कुल सही कहा कि पिछले 2 सालों से आप देखेंगे कि बीजेपी पे अकेला हमला अशोक गहलोत कर रहे हैं पिछले 2 साल से, चाहे वो मोदी प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो। बीजेपी पे पूरी पॉलिटिकल जो नैरेटिव है जो अशोक गहलोत का चलाया हुआ है कि सिर्फ वही हमला कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, क्योंकि राजदीप ने देखा है वो अकेला व्यक्ति ही बीजेपी से लड़ा है इस वक्त पार्टी के अंदर। चलिए, इस लड़ाई का जो भी अंजाम रहेगा हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। लक्ष्मीपंत जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, आपका व्यस्त दिन है, अभी राजस्थान के पत्रकारों के बहुत दिन है, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।